नमस्कार श्रोताओं, समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। नमस्कार उत्तरा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रियंका। आगे बढ़े, सबसे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला द एशेज कल से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। और 62वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुए। शुरुआत बैडमिंटन कोर्ट से। किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज दूसरे दौर के मुकाबले में श्रीकांत ने अपने ही देश के लक्ष्य सेन को लगातार सेटों में हराया, जबकि एचएस प्रणय ने हांगकांग के एंगस एनजी का लॉन्च को पराजित किया। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। प्रियांशु राजावत को भी प्री क्वार्टर फाइनल में पराजय मिली। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने चीन के हे चितिंग और झोउ हांगजोंग की जोड़ी को 21-17, 21-15 से हराया। आगे बढ़े पहले सुनते हैं ये रिपोर्ट। आज सबकी निगाहें श्रीकांत और लक्ष्य सेन के मुकाबले पर थीं। आशा के अनुरूप 45 मिनट के रोमांचक मैच में किदाम्बी श्रीकांत ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य सेन को लगातार गेम में 21-17, 22-20 से हराया। लक्ष्य ने सकारात्मक शुरुआत करते हुए पहले गेम में 4-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन श्रीकांत ने लय हासिल करने के बाद वापसी की और दोनों खिलाड़ी 17-17 की बराबरी पर पहुंच गए। श्रीकांत ने आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 4 अंक जुटाकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। दोनों के बीच दूसरे गेम में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु दुनिया के तीसरी नंबर की खिलाड़ी ताइवान की ताई जूंग इंग से 18-21, 16-21 से हार गईं। सिंधु पिछले 2 टूर्नामेंटों में भी शुरुआती दौर में हारकर बाहर हो गई थी। सिंधु के हार के साथ ही महिला सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। अब सभी की निगाहें पुरुष सिंगल्स और पुरुष डबल्स में भारतीय चुनौती पर हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। उत्तरा जी, अगर देखें तो श्रीकांत और लक्ष्य सेन के बीच का जो आज का मैच था काफी रोमांच से भरा हुआ था, क्योंकि प्री क्वार्टर फाइनल जो कल हुआ तो उसमें 20वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 11वें नंबर के खिलाड़ी जिया ली को हराया और 22वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत ने 13वें नंबर के खिलाड़ी लियूक को मात दी। तो मुकाबला आज का टक्कर का था। बिल्कुल, और जब आप अपने ही देश के किसी खिलाड़ी से खेलते हो तो आपको पता होता है उसके बारे में। हालांकि हर किसी का अपना स्टाइल होता है, हर अलग अलग ट्रेनिंग भी अलग अलग जगह पे होती है, लेकिन आपको उनका गेम पता होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप एक दूसरे को देखते हैं ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक आपका अपने हर देश का अपना एक ग्रुप होता है खिलाड़ियों का, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से खिलाड़ी को भी, उसके खेल को भी। तो हमेशा मुश्किल बहुत होता है और इसीलिए श्रीकांत को शायद सेकंड गेम में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि लक्ष्य सेन ने अपना गेम थोड़ा सा चेंज किया था, थोड़ा ज्यादा अटैकिंग भी खेलना शुरू किया था। बट एक्सपीरियंस काम आता है और अगर हम इसको श्रीकांत और लक्ष्य सेन से आगे जाके भारतीय बैडमिंटन के हिसाब से देखें तो एशियन गेम्स के मद्देनजर मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस साल जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है भारतीय खिलाड़ियों का। सिंधु इस बार फिर हारी हैं, जो थोड़ा सा चिंताजनक है, पर पुरुषों में भी इससे पहले बहुत अच्छा उस तरह से जा नहीं रहा था। लगातार नॉकआउट मैचेस से पहले हार रहे थे, लगातार पहले दूसरे तीसरे राउंड में हमारे खिलाड़ी बाहर हो रहे थे, हमारा भारतीय दावेदारी खत्म हो जाती थी बहुत जल्दी पिछले कुछ समय से। तो उस हिसाब से एशियन गेम्स के बारे में अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत अच्छी चीज है। लड़कियों की तरफ से जरूर थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि जब एशियन गेम्स होंगे तो फिर हमें यही सारे खिलाड़ी मिलेंगे, चाइना से, चाइनीज ताइपेई से, और इंडोनेशिया से, मलेशिया से। तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पर
पुरुष सिंगल्स में मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है। श्रीकांत के लिए और भी अच्छी बात है क्योंकि लक्ष्य सेन लगातार पिछले करीब 1-1.5 साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, रैंकिंग्स में काफी ऊपर आए हैं। श्रीकांत का थोड़ा सा डाइसी चल रहा था, ये भी बात हो रही थी कि शायद वो अपना पीक खत्म कर चुके हैं अभी और उनमें बचा है कि नहीं बचा है वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, तो वो देखने में जरूर बहुत अच्छा है। जैसा कि प्रणॉय का था, प्रणॉय ने टाइटल जीता था अभी रिसेंटली, जो मलेशिया मास्टर्स, बिल्कुल, और जो उनके लिए बहुत बड़ा टाइटल था क्योंकि बहुत सालों के बाद की कोशिश के बाद, इंजरीज के बाद, कमबैक्स के बाद उन्होंने वो जीता था। तो प्रणॉय हो या श्रीकांत हो, उनका फॉर्म आपको जरूर उम्मीद देता है कि शायद अभी पुरुष सिंगल्स में जिस तरह से ये सोचा जा रहा था कि लक्ष्य सेन के अलावा दावेदारी नहीं बच रही है, तो ये जितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, एक सेकेंड विंड उनको मिला है और वो एशियन गेम्स के लिए जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज। जी हाँ, पुरुष वर्ग में काफी अच्छे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे डबल्स में भी देखें तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जिस हिसाब से अभी पहला स्वर्ण जीता था, इतिहास रचा था एशिया चैंपियनशिप में, और अब भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं इस टूर्नामेंट में भी, तो क्या और उम्मीदें लग रही हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग इतनी जल्दी इतनी ज्यादा उम्मीदें बना लेते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई खिलाड़ी अगर एक बारी कामयाब हुआ है या कंसिस्टेंटली कर रहा है तो उसको ये परमिशन नहीं है कि वो फेल हो सकता है। पिछले 2 टूर्नामेंट्स में चिराग और सात्विक उस तरह से नहीं कर पाए थे जिस तरह की हम लोगों को उनसे उम्मीद हो गई है पिछले करीब 1.5-2 साल में, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी की लाइफ में ऊपर नीचे होता है। सिर्फ इसलिए कि वो पिछले 1.5 साल से या 2 साल से लगातार अपने जिस तरह से हमें देखने की आदत है डबल्स में, उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो लगातार नए नए इतिहास रच रहे हैं, हर बारी हर टूर्नामेंट में वो पिछली बार से बेहतर करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अगर हारते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि वो भी खिलाड़ी हैं, वो भी इंसान है। और पिछले टूर्नामेंट में खास करके उनके साथ उनका कोच भी नहीं था, मथायस बो उस वक्त नहीं थे उनके साथ, तो कोच की भी इंपॉर्टेंस इस समझ आती है। लेकिन अगर एक आध टूर्नामेंट में थोड़ा सा कोई खिलाड़ी नहीं भी परफॉर्म करता तो मुझे लगता है कि हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और खेल की जो स्पिरिट है उसको बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो वहां पे सिर्फ इंडियंस को जिताने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि भारतीय बैडमिंटन ने जरूर पिछले करीब 8-10 साल में बहुत इंप्रूवमेंट की है, लेकिन जो बाकी के देश हैं, चाहे मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, चाइनीज ताइपेई, डेनमार्क, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां कई सालों से वो लगातार चैंपियंस रहे हैं। क्रिकेट के मैदान का रुख करते हैं और सबसे बड़ी खबर है कि एशिया क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेगा। इसमें कुल 13 मैच खेले जाएंगे, इसमें से 4 पाकिस्तान में और शेष 9 मैच श्रीलंका में होंगे। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हैं। टूर्नामेंट में 2 ग्रुप होंगे, प्रत्येक ग्रुप से 2 टीमें सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी। इस चरण के बाद शीर्ष 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। उत्तराजी पाकिस्तान में एशिया कप की मेजबानी को लेकर काफी तनातनी चल रही थी। भारत अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने पर बिल्कुल अडिग था। देखिए, भारत पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो खेल से आगे चली जाती है बातें, वहां पे सरकारें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहां पे सिक्योरिटी रीजंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सिर्फ बीसीसीआई और पीसीबी के हाथ में कुछ रह नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ क्रिकेट क्योंकि दोनों देशों में बहुत बड़ा खेल है तो उस पर ज्यादा फोकस होता है। लेकिन हर खेल के लिए जब भी कोई टीम वहां से यहां आती है या यहां से उधर जाने की बात होती है तो उसमें बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। खिलाड़ियों का उस तरह से उसमें कोई रोल रह नहीं जाता है फैसलों के मामले में। और जहां तक हाइब्रिड मॉडल की बात है, ये शुरू से लग रहा था कि यही हो सकेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था और पाकिस्तान के लिए ये एक ईगो की या इज्जत की बात हो गई थी कि एक हद तक देखा जाए तो शायद उनकी सोच उतनी गलत नहीं थी, क्योंकि लगातार पिछले 2 साल में वो बहुत से टीम्स को होस्ट कर रहे हैं, तो उनका ये कहना कि अगर हम इंग्लैंड को या ऑस्ट्रेलिया को या न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी दे सकते हैं तो आपको क्यों नहीं दे सकते। तो लेकिन फिर वही बात है कि इंग्लैंड की टीम और भारत की टीम में बहुत फर्क है। जहां तक पाकिस्तान की बात आती है तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे अपने खिलाड़ियों को वहां भेजने का, बीच का रास्ता अपनाया। बिल्कुल, और यही लग रहा था कि ऐसा ही रास्ता निकल पाएगा
आएगा, क्योंकि अगर भारत वहां नहीं जाता है या नहीं खेलता है एशिया कप, तो एशिया कप का पूरा जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाता। तो पाकिस्तान को भी ये चीज समझना बहुत जरूरी था, और श्रीलंका से बेहतर मुझे लगता है न्यूट्रल वेन्यू के नाम पे और कोई जगह हो नहीं सकती थी। एशेज की बात करें तो और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला एशेज कल से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। 5 मैचों की यह श्रृंखला 31 जुलाई तक चलेगी, और पिछली बार का जो खिताब था ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीता था। इस बार की बात करें तो जो मोइन अली हैं इंग्लैंड के, उनकी 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है रिटायरमेंट के बाद, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जहां एशेज की बात आती है तो वहां पे एक खिलाड़ी कोई उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये सीरीज इतनी प्रेस्टिजियस है, हम इसी चीज से समझ सकते हैं कि दोनों ही टीमों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं और काफी समय से वो करते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क हैं, जिन्होंने आईपीएल नहीं खेला है पिछले कुछ समय से, क्योंकि वो अपने आप को टेस्ट मैच के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए फिट रखना चाहते हैं। इंग्लैंड से स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जिम एंडरसन हैं, मोइन अली वापसी कर रहे हैं। तो एक फेयरवेल टूर जरूर इन लोगों का हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्योंकि ये सारे अपने करियर के उस स्टेज पे हैं जहां पे आपको नहीं पता कि अगले सीरीज तक ये लोग कितना फिट रह पाएंगे। और लेकिन जब भी वो खेलते हैं तो अपना 100% देते हैं, और एशेज उसी लेवल का है जिस तरह से कोई भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत पाकिस्तान का मैच काफी समय से हुआ नहीं है, और खेल के अलावा बाकी वजहों की वजह से, और टेस्ट मैच तो खैर बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है भारत पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश बहुत साफ ये कर चुके हैं कि उनके लिए टेस्ट मैच सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इस वक्त WTC जीतने के बाद पूरे फॉर्म में नजर आ रही है, और फॉर्म से ज्यादा क्योंकि वो इंग्लैंड में ही खेले हैं, तो वो जो एक्लेमेटाइजेशन वाली चीज होती है उसकी उन्हें दिक्कत नहीं होगी। वो एक पूरा टेस्ट मैच खेल के उतरे हैं। तो अगर हम मैच फिटनेस या मैच प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो शायद ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो सकता है, पर फिर वही बात है, इंग्लैंड घर पे खेल रही है और उनको हराना एशेज में घर पे टेस्ट मैच में बिल्कुल आसान नहीं होगा। जी। 62वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू हो गई। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के कार्तिक कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के ही गुलवीर सिंह और तीसरे स्थान पर दिल्ली के प्रीतम कुमार रहे। पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक में हरियाणा के संदीप कुमार ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के सरविन एस और तीसरे स्थान पर हरियाणा के हरदीप रहे। महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की सीमा ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरे पर महाराष्ट्र की संजीवनी जाधव और तीसरे पर महाराष्ट्र की पूनम दिनकर रहीं। महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में राजस्थान की भावना पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वानी दूसरे और कर्नाटक की वंदना तीसरे स्थान पर रहीं। ये चैंपियनशिप 19 जून तक चलेगी। तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाज भजन कौर विश्व कप चरण 3 के रिकर्व महिला क्वालिफिकेशन दौर में शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रही, जबकि अन्य भारतीय तीरंदाजों ने निराश किया। भारत की 17 साल की भजन ने अपने पदार्पण विश्व कप में अंक के साथ 9वां स्थान हासिल किया। संगीता 651 अंक के साथ 30वें स्थान पर रहीं। पुरुषों के क्वालिफिकेशन में 16वें स्थान पर रहने के साथ तुषार शेलके 671 अंक के साथ भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ रहे। भारतीय पुरुष टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और टीम का सेमीफाइनल कोरिया से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने घोषणा की है कि महासचिव फातिमा समौरा 7 साल तक पद पर रहने के बाद साल के अंत में अपना पद छोड़ देंगी। फातिमा समौरा फीफा की महासचिव पद पर रहने वाली पहली महिला हैं। अगले महासचिव के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार।